मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहाज लीगल क्रॉनिकल्स। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, जो कि है एडुस्टम जेनेरिस। मैगजीम है ये एक तरीके का, जो कि स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन में यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें हम लिख सकते हैं, फिर मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि एडुस्टम जेनेरिस का मतलब क्या होता है, फिर ये देखेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी इतने सारे रूल्स होने के बावजूद एडुस्टम जेनेरिस को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर लाने का। फिर ये देखेंगे कि किस किस कंडीशन में हम लोग जो है ये मैगजीम जो है उसको अप्लाई करते हैं, इस रूल को अप्लाई करते हैं, और किस क्या क्या लिमिटेशन है, अगर कौन कौन सी कंडीशन आ गई वहाँ पे हम इस रूल को जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले हम जो है वो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं एडुस्टम जेनेरिस के, कि इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या बातें हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सबका अपना अपना काम है। लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के बनाए लॉ को एग्जीक्यूट कर देती है, और जुडिशरी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो कि है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। वो जो भी स्टैट्यूट का मतलब होता है कोडिफाइड लॉ, तो किसी भी कोडिफाइड लॉ को इंटरप्रेट करना, समझाना, जो भी ले मैन होते हैं, जैसे हम एडवोकेट्स हैं, जो भी लॉ स्टूडेंट होते हैं वो समझ सकते हैं लॉ को, बट जो ले मैन है उनके लिए लॉ को समझना, लॉ थोड़ा टेक्निकल होता है तो उनके लिए थोड़ा जो है वो कठिन होता है। तो क्या करते हैं, जुडिशरी इसको इंटरप्रेट करते हैं और ले मैन के लैंग्वेज में, मतलब इसके बहुत सारे रूल अप्लाई करके इसको इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि लिटरल रूल, मिसचीफ रूल और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, गोल्डन रूल, मतलब ये बहुत सारे रूल हैं जिसको जो है वो जुडिशरी अप्लाई करती है और इंटरप्रेट करती है लॉ को। और इसके साथ साथ ना कुछ सेकेंडरी रूल्स भी है इंटरप्रिटेशन के, उसमें से एक है एडुस्टम जेनेरिस, और एडुस्टम जेनेरिस जो है वो फेवरेट रूल है इंटरप्रिटेशन का, और ये जो है वो एक तरीके का सेकेंडरी रूल है इंटरप्रिटेशन का। तो ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हो। अब हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद बढ़ते हैं मीनिंग सेक्शन की तरफ, कि मीनिंग क्या है, एडुस्टम जेनेरिस जो है वो बेसिकली है क्या, इसका मतलब क्या है। तो जो एडुस्टम जेनेरिस है इसका मतलब होता है ऑफ सेम काइंड, एक तरीके की चीज़ें। तो एडुस्टम जेनेरिस को हम ना एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आप लोग जब बचपन में मतलब क्लास 1-2 में पढ़ा करते होंगे, तो वहाँ पे आपको ना ऐसे मैथ्स में दिए जाते होंगे क्वेश्चंस की पैटर्न को फिल करना है, जैसे 1 लिखा हुआ है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, उसके बाद ना आपके पास एक डैश आता होगा कि क्या उसमें आएगा। तो हम लोग आगे के पैटर्न को देखते हुए जो लास्ट का जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फुलफिल करते थे। सेम वही पैटर्न जो है वो ये एडुस्टम जेनेरिस जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में मतलब यूज़ करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी स्टार्टिंग में स्पेसिफिक आइटम दिए हुए, जैसे कोई भी लॉ बना दिया गया, जैसे कि हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अगर सेक्शन 2 के को देखेंगे तो वहाँ पे ले ऑफ की बात की गई है, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ किया गया, इनएबिलिटी जैसे वर्ड्स को, तो वहाँ पे बहुत सारे स्पेसिफिक वर्ड दिए गए हैं और उसके बाद ना एक जनरल वर्ड दे दिया गया है। तो ये यही है एडुस्टम जेनेरिस ये कहता है कि अगर स्टार्टिंग में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दे दिए गए और बाद में अगर जनरल वर्ड आता है तो उसकी जो है वो हम लोग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग देंगे, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी है जहाँ पे हम इसके रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग नहीं दे सकते, वहाँ पे हम इसका जो है वो वाइडर मीनिंग देंगे, जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग ये जो रूल है, ये जो डॉक्ट्रीन है, इसको लॉर्ड टेंड्रम्स रूल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लॉर्ड टेंड्रम्स थे उन्होंने इस डॉक्ट्रीन को जो है वो डेवलप किया था, तो इस करके इनको उनके नाम पर लॉर्ड टेंड्रम्स रूल भी कहा जाता है, और ये एक तरीके का सबसे एंशिएंट जो है वो डॉक्ट्रीन है। अब आई होप कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन और मीनिंग क्लियर होगा। तो हम ना अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नीड फॉर डॉक्ट्रीन ऑफ एडुस्टम जेनेरिस। क्या ज़रूरत पड़ी मिसचीफ रूल के होने के बाद, लिटरल मीनिंग रूल के होने के बाद, गोल्डन रूल के होने के बाद इस रूल को जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर इंक्लूड करने का। तो सबसे पहला ये है कि एम्बिग्यूटी, देयर इज एम्बिग्यूटी इन द लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, वेगनेस, मतलब जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है उसके लैंग्वेज में जो है वो क्लियरिटी नहीं है, उसके प्रोविजंस में क्लियरिटी नहीं
हैं। तो हमारा काम क्या है, जुडिशरी का काम क्या है, इंटरप्रेट करना उस चीज़ को। तो इस वेगनेस को जो है जुडिशरी दूर करने की कोशिश करती है बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन, दिस रूल। अब दूसरा क्या है इसके नीड के अंदर हम लोग देखते हैं, व्हेन इन द प्रोविजन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द टू व्यूज। अगर किसी भी स्टैट्यूट में दो व्यूज़ है, किसी भी एक वर्ड का जो है वो दो मतलब निकलता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जुडिशरी जो इंटरप्रेट करके जो मीनिंग वहाँ पे सबसे ज़्यादा फिट होता है, जो कि जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन को भी फुलफिल कर दे, तो उस मीनिंग को वो है जो ले करके आते हैं। तो इस करके इस डॉक्ट्रिन को मतलब डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी। अब हम लोग आगे देखेंगे नीड के बाद कि क्या क्या कंडीशंस है जिसमें हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कंडीशंस है वो एक केस में बताया गया था कि इस केस में मतलब बताया गया था कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे ये जो मैगजीम है एडुस्टम जेनरिस स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का वो अप्लाई होगा। तो केस का नाम है अमरचंद्र चक्रवर्ती वर्सेस कलेक्टर ऑफ एक्साइज, जो कि 1972 का एक केस है। इस केस में कोर्ट ने ये बात बोली थी कि जो रूल है एडुस्टम जेनरिस का, ये अप्लाई कब होगा, ये जो है वो स्पेसिफिक वर्ड और जनरल वर्ड के बीच में बैलेंस मेंटेन करने के लिए अप्लाई होगा। जब भी इसका एप्लीकेशन होगा वो जो है वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए होगा। जो भी मतलब जैसे कि मैंने बताया था कुछ टाइम पहले एग्जाम्पल आपको इंट्रोडक्शन के टाइम कि जो भी हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 2K है, वहाँ पे फेलुअर, रिफ्यूज़ल, इनएबिलिटी ये जैसे वर्ड यूज़ किए गए हैं, ये स्पेसिफिक वर्ड हो गया। और उसके बाद क्या यूज़ किया गया, जो जनरल वर्ड में आता है एनी अदर कनेक्टेड रीज़न। जो आप अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 2K जो है उसके बेयर लैंग्वेज से अगर गो थ्रू होंगे तो इसमें ना ले ऑफ की बात की गई है कि किसी भी एम्प्लॉय को कैसे हम लोग ले ऑफ कर सकते हैं अगर वो फेल हो जा रहा है काम करने से, अगर वो रिफ्यूज़ कर रहा है या वो इनएबल हो गया है काम करने के, और कोई भी कनेक्टेड रीजंस अगर हो तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फेलुअर, रिफ्यूज़ल और इनएबिलिटी जो है वो स्पेसिफिक वर्ड है, और जो मैंने ये बोला एनी अदर कनेक्टेड रीज़न, ये एक तरीके का जनरल वर्ड है। तो इन दोनों के बीच में जो है वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए इस पर्टिकुलर रूल को जो है वो लाया गया था। हाँ, अब उसके बाद ना कोर्ट ने जो है वो इसमें ये भी बताया, कुछ 5 कंडीशंस दिए गए जिसमें इस रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला है स्टैट्यूट कंटेन कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। ये इस रूल को अप्लाई करने के लिए जिस स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन में हम इस रूल को अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टैट्यूट में जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कितने सारे वर्ड्स का नेम लिया, फेलुअर, रिफ्यूज़ल, इनएबिलिटी, मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा जो है वो स्पेसिफिक वर्ड होने चाहिए, तभी हम लोग जो है इस पर्टिकुलर रूल को जो है वो अप्लाई करेंगे। और दूसरा है हमारा ऑल वर्ड्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वन क्लास। अब जितने भी स्पेसिफिक वर्ड्स जो होंगे वो एक ही कैटेगरी में फॉल करेंगे, तब हम लोग इस रूल को अप्लाई करेंगे। और तीसरा इस केस में बोला गया द कैटेगरी ऑफ वर्ड्स नॉट एग्जॉस्टेड बाय इनुमरेशन, मतलब कि जो भी कैटेगरी जो फॉलो हो रही है स्पेसिफिक कैटेगरी, उसके बीच में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आना चाहिए जो कि मतलब उस कैटेगरी को जो है वो एग्जॉस्ट कर दे, मतलब उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई भी लॉ बना जहाँ पे हमने जो है वो चेस, लूडो, जिसमें स्नैक एंड लेडर, ये सारे इंडोर गेम है, और मान लो बीच में अगर फुटबॉल को इंक्लूड कर दिया तो वो तो आउटडोर गेम हो गया ना। तो ये इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी को क्या कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि अगर कोई भी जो है ऐसा वर्ड जो कि कैटेगरी को जो है वो एग्जॉस्ट करता हो, तो वहाँ पे हम लोग जो है वो इसको अप्लाई करेंगे। देयर शुड बी ए जनरल टर्म आफ्टर द स्पेसिफिक टर्म। कहाँ अप्लाई करेंगे, जहाँ स्पेसिफिक टर्म जो है उसके बाद जो है वो जनरल टर्म आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे। देन आफ्टर है हमारा देयर मस्ट बी क्लियर इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। हम लोग ना इसका एक केस आगे डिस्कस करेंगे जिसमें मैं बताऊँगी कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आप बेसिकली ये समझ लो कि अगर लेजिस्लेचर ने किसी भी स्टैट्यूट में उसकी क्लियर इंटेंशन को शो कर दिया है कि ये जो पर्टिकुलर मैंने लॉ बनाया है इसकी पर्टिकुलर इंटेंशन ये है, तो अगर वहाँ पे मतलब जो है तो यहाँ पे ये जो है वो अप्लाई होगा। एंड
उसके बाद है नो अदर इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब हम लोग इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जहाँ पे जो लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वो क्लियर नहीं है, कुछ वेगनेस आ रही है, कुछ एम्बिगिटी आ रही है लॉ में, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। बट जहाँ पे क्लियर है इंटेंशन वहाँ पे तो हम इसको अप्लाई ही नहीं करेंगे। हम लोग ना इसका एक केस देखेंगे, अभी पहले ये स्टार्टिंग से गो थ्रू हो लेते हैं। अब हम लोगों ने इतना मतलब इंट्रोडक्शन देखा, मीनिंग देखा, नीड देख ली, कंडीशंस देख लिए कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एडुस्टम जेनेरिस। उसके बाद हम लोग कुछ केसेस डिस्कस करते हैं जो कि इस पर्टिकुलर मैक्सिम ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन से डील करता है। सबसे पहले हमारे पास केस है इवांस वर्सेस क्रॉस 1938 1 किंग्स बेंच 694। ये जो केस है, ये इस केस में सबसे पहले जो है वो एडुस्टम जेनेरिस का जो प्रिंसिपल है, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में इसको यूज़ किया गया था। उसके बाद है हमारे पास दूसरा केस इम्पेरर वर्सेस रत्नाजी हीडजी, जो कि 1929 का केस है। इस केस में स्टैट्यूट जो इन्वॉल्व्ड है वो है सिटी ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपल एक्ट 1888, और इसमें इस पर्टिकुलर स्टैट्यूट का कौन सा सेक्शन इन्वॉल्व्ड है, सेक्शन 412A सब क्लॉज 6। इसमें क्या बोला गया था, इस केस में ये बोला गया था कि बिना लाइसेंस के जो है वो कोई भी पर्सन गया था कि बिना लाइसेंस के जो है वो आप जो है वो मिल्क, बटर या अदर मिल्क प्रोडक्ट जो है उसको सेल नहीं कर सकते। बट इसमें जो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है ना, वो घी सेल कर रहे थे, और उन्होंने ये बोला कि इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो उतने घी जो है वो बिना लाइसेंस का वो सेल कर सकते थे। बट हुआ क्या, लेटर ऑन ये चीज़, तो ये जो डॉक्ट्रीन हम पढ़ रहे हैं एडुस्टम जेनेरिस, इसके अंदर तो नहीं आता। इसके अंदर ये बातें आएंगी कि वो जो घी सेल कर रहे थे वो भी एक मिल्क प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि बिना लाइसेंस के मिल्क, बटर और अदर मिल्क प्रोडक्ट जो है वो नहीं सेल कर सकते। बट इसका ना अगर हम लोग वाइडर इंटरप्रिटेशन करें तो इसके अंदर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस भी आएंगे। तो आप लोग अगर देख सकते हो कि जो मिल्क और बटर है, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जल्दी एक्सपॉइल नहीं होते, ये जल्दी खराब नहीं होते। बट जो घी है हम लोग उसको लंबे टाइम तक जो है वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि मिल्क, बटर और जो घी है वो जो है वो डेयरी प्रोडक्ट के, मिल्क प्रोडक्ट तो है बट वो इस केस के अंदर जो है वो फॉल नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ एडुस्टम जेनेरिस जो है वो अप्लाई नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कमलेश कुमार शर्मा वर्सेस योगेश कुमार गुप्ता AIR 1998। इस केस में जो है वो स्टैट्यूट इन्वॉल्व है यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन एक्ट 1980, जिसके सेक्शन है इसमें सेक्शन 12 और सेक्शन 13। सेक्शन 12 में क्या दिया गया है, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर, और सेक्शन 13 में रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन जो है उसकी बात की गई है। लेकिन इसमें मेन कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 13 क्लॉज 4, जो कि डेथ, रेजिग्नेशन, अदरवाइज जो है उसकी बात करता है। इस सेक्शन में क्या बोला गया है, ये जो एक्ट है पर्टिकुलर बनाया गया था कि टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट होगी यूपी में उसके रिगार्डिंग बनाया गया था। तो इस एक्ट के इस पर्टिकुलर सेक्शन जो 13 क्लॉज 4 में बोला गया था कि अगर कोई भी वैकेंसी जो है वो अराइज होती है डेथ और रेजिग्नेशन के कारण, तो उस वैकेंसी को जो है वो हम लोग कैसे फिल करेंगे। तो 1993 में जो है वो वैकेंसी निकली थी, और उस वैकेंसी में जो है वो पर्टिकुलर 5 कैंडिडेट, जो मतलब बहुत सारे कैंडिडेट थे, बट जो 4 कैंडिडेट थे वो उनको जो है वो मिल गई थी पर्टिकुलर पोस्ट, और एक कैंडिडेट जो है वो रह गया था। तो 1994 में क्या हुआ कि एक पर्सन जो है वो रिटायर हुआ, और सडनली जो है वो जो 1993 में जो एक पर्सन जो रह गया था उस पर्सन को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया। तो ये जो है वो रिट पिटीशन वहाँ पे गई, तो उसको पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था इस बेसिस पे कि जो रिटायरमेंट जो है उसके बारे में तो पहले से जो है वो पता होता है, लेकिन जो डेथ है, जो रेजिग्नेशन है, ये सारे जो है अनफोर्सिन वैकेंसी है, जो कि मतलब डेथ अगर किसी भी पर्सन की हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और रेजिग्नेशन भी कब कैसी सर्कमस्टांसेस होंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया कि डेथ और रेजिग्नेशन जो है वो अनफोर्सिन वैकेंसी है, जबकि रिटायरमेंट जो है वो फोर्सिन वैकेंसी है। इस करके यहाँ पे जो है वो रिट पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। देन आफ्टर हम लोग बढ़ते हैं हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1965 SC 1167। तो इस केस में क्या हुआ था, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था
लास्ट कंडीशन शायद आप लोगों को याद होगा कि देयर मस्ट बी अ क्लियर इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड नो अदर इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ये जो केस है वो उससे डील करता है। कैसे, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। इस केस में जो स्टैट्यूट इन्वॉल्व है वो है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 और फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, और सेक्शन जो है वो सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट जो है वो इन्वॉल्व है। और ऑर्डर कौन कौन सा इसमें इन्वॉल्व है? क्लॉज 2D5 ऑफ द क्लॉज 11 में हुआ क्या था कि जो भी फ्रूट के जो भी प्रोडक्ट वगैरह बनाए जाते हैं, ये केस बेसिकली जो रूह अफ़ज़ा, आप लोग सब अवेयर होंगे, ये जो रूह अफ़ज़ा है वो हमदर्द दवाखाना का एक प्रोडक्ट है। तो इसमें इस केस की जो वो क्राइटेरिया थे कि जो भी आप फ्रूट प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें कम से कम 25% जो है वो फ्रूट के कंटेंट या फ्रूट के पल्प होने ज़रूरी है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, आप अगर गूगल पे जाओगे तो आपको सारा मतलब आ जाएगा। मैं ना आपको मतलब थोड़ा सा अवेयर करवा रही थी इस केस में हुआ क्या था। तो फूड पल्प अवेलेबल होनी चाहिए। अगर फ्रूट या फ्रूट पल्प जो है वो 25% अवेलेबल नहीं है, उससे कम प्रोपोर्शनल में अवेलेबल है, तो क्या कहा गया था कि वो सिंथेटिक फ्रूट प्रोडक्ट होंगे और उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस पर आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो है वो सिंथेटिक फ्रूट प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें हमदर्द दवाखाना ने जो रूह अफ़ज़ा बनाया था तो उसमें पर्टिकुलर उन्होंने क्लेम किया था कि 25% जो है वो फ्रूट जो है, मतलब जब आप इंस्पेक्शन हुआ तो पता लगा कि उसमें जो है वो 25% प्रोपोर्शनल में जो है वो फ्रूट प्रोडक्ट्स नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ कि इनको बोला गया कि आपने जितना बना लिया, रूह अफ़ज़ा बना लिया, अब आप कंपनी को जो है वो बंद करो, अब कोई नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या है कि आगे जो है वो अपील डाली और वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि मतलब ये जो है ये फ्रूट प्रोडक्ट जो है मतलब इसमें पर्टिकुलर 25% अमाउंट में है और उनका जो है ये आगे कंटिन्यूटी में चलता रहा। तो ये हुआ इस केस में जो है वो लेजिस्लेचर का प्योर इंटेंशन जो है वो शो हो रहा था। इसमें ना ये भी लिखा हुआ था फ्रूट पल्प और एनी अदर, मतलब इसमें ये भी बात बोली गई थी कि कोई भी अगर फ्रूट का ये भी प्रोडक्ट होता है, इसमें ये 25% का क्राइटेरिया था, बट ये भी लिखा हुआ था कि अगर कोई भी फ्रूट का प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो तो वो इस एक्ट के अंदर आएगा। तो फिर इस चीज़ में जो है हमदर्द दवाखाना को जो है रूह अफ़ज़ा बनाने की जो परमिशन है वो मिल गई थी। अब हम लोग लिमिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। में हम लोग ये देखेंगे कि लिमिटेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये जो एडुस्टम जेनरिस का जो मैगजीम है वो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो सबसे पहले जहाँ पे लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वो क्लियर है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि ये जो हम लोगों ने लास्ट केस देखा, यहाँ पे लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्लियर था कि अगर आप कोई भी फ्रूट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो वो इस एक्ट के प्रीमाइसेस के अंदर आएगा और आपको जो है वो लाइसेंस मतलब जो है वो ग्रांट हो जाएगा, आप उस जो काम है वो कर सकते हो। दूसरा है हमारे पास वेयर द वर्ड्स नॉट क्रिएट अ कैटेगरी, मतलब जो भी मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी जो वर्ड्स है, जो स्पेसिफिक वर्ड्स है वो कैटेगरी क्रिएट करने चाहिए। अगर कैटेगरी ही नहीं क्रिएट कर रहे तो वहाँ पे हम इस मैगजीम को कैसे अप्लाई करेंगे। और लास्ट वन है कि जो रिवर्स एप्लीकेशन है वो अलाउड नहीं है इसमें। रिवर्स एप्लीकेशन का मतलब क्या कि मैंने क्या बोला कि पहले स्पेसिफिक वर्ड्स होने चाहिए, उसके बाद जनरल वर्ड होना चाहिए। अगर पहले जनरल वर्ड है उसके बाद स्पेसिफिक वर्ड्स है तो वहाँ पे ये जो है ये एक्ट जो ये जो मैगजीम है वो अप्लाई नहीं होगा। एट लास्ट जो है यहाँ पे आपको कंक्लूजन लिखना है। आई होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है एडुस्टम जेनरिस का वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस जो है वो अच्छे से क्लियर होती है, जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करी हूँ अच्छे से क्लियर होती है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।